हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जल्दी से जल्दी जुड़ें और जो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें आमंत्रित करें। इस क्लास को दबा के शेयर करें। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की मैथ्स, और कक्षा 10वीं की मैथ्स का जो चैप्टर नंबर था वो था एक या फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट का नाम था वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमने जो जितनी डेफिनेशन बनती थी, जितने केसेस बनते थे, वो सारे सारे मैंने आपको लिखवा दिए थे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली जो 1.1 है, इसके अंतर्गत आपको एक तो एलसीएम और एचसीएम, ठीक है, यानी महत्तम लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती, एक तो ये ज्ञात करना होगा। दूसरी बात है कि इस पूरे के अंदर प्रश्नावली के अंतर्गत गुणनखंड बहुत ही इजी है। दूसरी तीसरी का टॉपिक है ये गुणनखंड है, जो गुणनखंड आपको करने होंगे। कुछ संख्याएं दे रखी होंगी, कुछ संख्या दे करके उनका गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड का मतलब होता है संख्या को काटते जाना क्रमिक रूप से, और लास्ट तक जब तक एक ना आ जाए, ठीक है ना। हाँ, तब तक संख्याओं का भाग देना है। और कैसी संख्याओं का भाग देना है? अभाज्य संख्याओं का भाग देना। अभाज्य का मतलब होता है, प्रिय विद्यार्थी मैंने लिखवाया था अभाज्य, ठीक है। अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। एक व स्वयं के अलावा, ठीक है, एक व स्वयं के अलावा किसी का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो अभाज्य गुणनखंड आपको इसमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं, बहुत आसान प्रश्नावली है, क्वेश्चन आपके दे रखे हैं और आपको क्या करना है, इस प्रश्नावली को हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन पहला दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ध्यान देना। ध्यान क्या देना प्रिय विद्यार्थियों, इसकी ओर ध्यान दें। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना है। उस गुणनखंड जो भी प्राप्त होंगे उन गुणनखंडों का पुनः गुणनफल करके आपको व्यक्त करना है कि इसका आंसर है वह इतना आता है। क्या आता है? इसका आंसर इतना आता है, ठीक है ना। यानी पहले दी गई संख्या होगी, उस संख्याओं का गुणनफल करोगे, गुणनखंड करोगे, यानी उसे विभाजित करोगे, डिवाइडेड करोगे। डिवाइडेड के बाद में जो भी गुणनफल प्राप्त होता है, उस गुणनखंड प्राप्त होते हैं, उन गुणनखंडों का पुनः गुणनफल करना है, ठीक है ना। यानी पुनः उनको गुणा करके बताना है कि ये राशि ये है, ठीक है ना। अब पहला दे रखा है आपके प्रिय विद्यार्थियों 140। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है 140। करना क्या है, इस संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है प्रिय विद्यार्थी। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 140, ठीक है। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे इसमें, जिसमें एक और स्वयं के अलावा उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ऐसी संख्याएं कौन सी है प्रिय विद्यार्थियों? तो सबसे पहले है 2, हमारी एक अभाज्य संख्या है, छोटी से छोटी, ठीक है। जब 2 का इसमें भाग देंगे प्रिय विद्यार्थियों तो हो जाएगा 70, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों किसकी, आगे इसकी बात करेंगे। तो 70 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 35। अब ध्यान देना,
क्रमिक रूप से देना, ऐसा नहीं 2 दे दिया फिर 7 दे दिया, ऐसा नहीं। जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 नहीं है, क्योंकि 9 में स्वयं के अलावा 3 का भाग जाता है, ठीक है। 11 है, 13 है, फिर 17 है, इस प्रकार अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। इन संख्याओं का आपको क्रमिक रूप से भाग देना है। तो 35 आ गया। अब इसमें 3 का भाग देंगे प्रिय विद्यार्थियों, 3 एकम 3, 3 का भाग देंगे इसमें तो जाएगा 2 का भाग दे दिया। उसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों इसमें 35 है तो 35 में जाएगा 3 का भाग जाता नहीं, ठीक है ना। 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम अगला देंगे 5 का भाग। 5 का भाग दोगे तो 7 बार जाएगा। अब 7 का भाग देंगे, इसमें 7 के अलावा जाता नहीं तो 1 आएगा, ठीक है। जहां भी आपके 1 आता है अंतिम, वहां आपको रुक जाना है, ठीक है ना। तो अब इससे आगे विभाजित नहीं हो सकती कोई भी संख्या। 1 है, 1 का आगे टुकड़े क्या करोगे, नहीं हो सकती। हाँ, तो इसलिए आपका जो गुणनखंड है प्रिय विद्यार्थियों क्या आएगा, गुणनखंड। गुणनखंड है प्रिय विद्यार्थियों, वो आएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 यही आया है। और इनका पुनः क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। 2 दूनी 4, 4 पंजा 20 और 20 7 है 140। तो ये आपका आंसर है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले तो अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड किया तो गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और इसका वापस गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए इनको आपस में वापस गुणा कर लेना, तो आपका 140 आ जाएगा। आता है नहीं आता, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 आता 140, ठीक है ना। तो ये आपका गुणनफल आ रहा है। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों ये है जो आपका एकदम सही है, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं डाउट है। अब अगला बिल्कुल आसान है, करना कुछ नहीं है, आपको संख्या दे रखी है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद में गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरी संख्या देखिए दे रखी है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है वो 156 क्या दे रखी है, यानी 156 दे रखा है। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके गुणनखंडों के पुनः गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हम इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 156 सबसे पहले आरोही क्रम में चलेंगे। तो 156 में ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, 156 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 7 14 1 और 2 8 16, यानी 78 बार जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, आगे 2 का भाग और जा रहा है तो 2 का भाग और देना है। 78 में 2 का भाग जाएगा तो 2 3 6 1 2 9 18 39 बार। अब फिर आगे 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब हम अगली संख्या का देंगे 3 का भाग दे करके देखते हैं। 3 एकम 3 3 3 9 13 बार। अब आगे हम इसमें से और किसका भाग दे सकते हैं, 13 में किसी और का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। किसका जाएगा, 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो आपका गुणनखंड कितना है प्रिय विद्यार्थियों, ये जो गुणनखंड है ये जो आपका गुणनखंड है प्रिय विद्यार्थियों वह आया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। ये आपका गुणनखंड आया है। और पुनः गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो फल के रूप में 2 गुणा 2 4 4 3 12 और 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 13 हो जाएगा 156, ठीक है। 12 इंटू 13 हो जाएगा आपका 156 प्रिय विद्यार्थियों।
क्या करना है आपको, सबसे पहले गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद में क्या करोगे, इसके वापस गुणन फल ज्ञात करना है। ठीक है, यही आपके प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणन कर गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप देख रहे हो यहाँ कॉमन है, कॉमन को आप स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हो। तो कहीं कहीं आपके ये भी दे रखी होगी, दो इसको 2 × 2 4 ही होगा, इसका मतलब 2 × 2 ही होगा, गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, गुणनफल के रूप में ये है और गुणनखंड है वो आपके ये है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है मेरे विद्यार्थी, क्या करना है, इस प्रकार आपका ये जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ये गुणनखंड किया और ये गुणनफल, यहां तक कोई दिक्कत। अगला प्रिय विद्यार्थी, ये गुणनफल है ना। हाँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। ये हमने वापिस जांच करने के लिए लिखा है कि वास्तविक होता है नहीं होता, ये सारी सारी संख्याएं वापिस आनी चाहिए। आपका आंसर तभी सही है जब वापस जो दी हुई संख्या आती है तो गुणा करने पर। ठीक है ना। हाँ, अगला जो प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये लिख लिया आपने। अब तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है, 38 25। ये 38 25 इनके सबसे पहले क्या करना है विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 5 है, पीछे 5 है, इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 5 है तो इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे राशि 5 आई है। तो हम 3 का भाग देंगे, 3 का भी नहीं जाएगा, भाग जाएगा 5 का। ठीक है, 5 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, पीछे बचे 3, और तो 3 में से 2 पीछे जुड़ गए तो हो जाएगा बल्कि 5 छक्का 30, पीछे बचेंगे 2 और 5 पंजा 25, कितना भाग जाएगा, 765 बार भाग जाएगा 5 का। ठीक है, अब ध्यान देना है इसमें से और किसका भाग जाएगा, और 5 का जा रहा है तो 5 का देना है, नहीं जा रहा है तो आगे वाली संख्या देनी है। ठीक है, 5 का भाग फिर देंगे इसमें, तो 5 एकम 5, पीछे बचे 2, 5 पंजे 25, पीछे बचे 1, 5 या 15, यानी 5 का भाग आसानी से दोबारा चला गया। अब हम आगे इसको और हल करेंगे तो 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे पीछे क्या आ रखा है प्रिय विद्यार्थियों, 3 आ रखा है, क्या आ रखा है, 3 आ रखा है। ठीक है ना, अब हम 3 आ रखा है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग दे करके देखते हैं, 3 पंजा 15, 3 पंजा 15 और 3 एकम 3। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो 3 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, पीछे बचे 2, 3 7 21। ठीक है, 17 बार गया। अब हम इसको आगे हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो 17 में से और कोई संख्या का जाएगा नहीं, 17 का आ जाएगा, और 17 एकम 17। इस प्रकार ये आप देख रहे हो, यानी ऐसी संख्याओं से विभाजित करना है जो संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो। ठीक है ना, अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, वो सारी सारी अभाज्य संख्याएं कहलाएगी प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इस प्रकार आपका ये आंसर आएगा। अब ये कह रहा है गुणनखंड तो आपका हो गया, अब गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, आपके 5 2 बार है तो 5 इसको लिख सकते हैं, 5 3 2 बार 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और गुणा 17। अब इसको वापस गुणा करोगे तो आपके प्रिय विद्यार्थी कितना आएगा, तो आएगा 38 25। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है।
यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यानी निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हुए गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये गुणनफल होगा आपका, और इसका टोटलिंग आप लगाओगे तो पुनः आपका 3825 आएगा। क्या आएगा, 3825 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, अब चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में से किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे अवश्य बताएं। हाँ, कहीं भी डाउट नहीं रखना है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है विद्यार्थियों, चौथा क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है 5005, 5005। ठीक है, क्या कहा गया है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 5005 हम लिखेंगे। इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पीछे 5 आया हुआ, इसका मतलब 3 का भाग तो जाएगा नहीं। क्या नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 5 का भाग दे करके देखेंगे। 5 एकम 5, 0 में 0 बार, 5 एकम 5, कितना है, 1001। 1001 में फिर 5 का भाग देंगे तो विद्यार्थियों, तो पीछे आ रखा है 1, इसका मतलब 5 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो किसका जाएगा, 7 का दे करके देखते हैं। 7 एकम 7, ठीक है, पीछे बचे 3, और 3 के पीछे 0 उतरने से क्या हो जाएगा, 30। तो 7 चौका 28, पीछे बचा 2, 7 या 21, यानी 7 का भाग 143 बार जाएगा। फिर आगे हम इसका गुणनखंड करेंगे अभाज्य, तो प्रिय विद्यार्थी क्या होगा, आगे हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें और किसका भाग जा रहा है, 7 का भाग तो जाएगा नहीं। 7 का भाग नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, अब ध्यान दो, 7 का जाएगा नहीं, 9 का तो लेना नहीं है, और 11 का देख करके देखते हैं। 11 एकम 11, पीछे बचे 3, 11 या 33, 11 का पूरा चला गया। अब आगे इसको और विभाजित करेंगे तो 13 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपके प्रिय विद्यार्थियों, अभाज्य जो गुणनखंड है वो तो ये हो गए। अब गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। गुणनफल कितने हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा मेरे विद्यार्थी 5005। क्या आएगा, 5005, ये आपका आंसर है। ठीक है, गुणनखंड इस प्रकार होंगे और गुणनफल ये होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, पहले का जो 5वां है, 5वां क्या कह रहा है विद्यार्थी, 5वां भी संख्या दे रखी है 74 29। क्या दे रखी है, 74 29 संख्या देकर के कहा गया है निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड कर गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना। जब भी कभी गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना हो तो आपका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद में इसका गुणनफल क्या है वो सारा आप लिखेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करना अभाज्य बिल्कुल आसान है, तो क्या करेंगे, सब 7429 7229 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे विद्यार्थियों, तो इसमें भाग देंगे। 3 2 का जाना है, 3 का आप देख करके देखो, 3 का भी नहीं जा रहा है, 6 पीछे बचा 1, 3 चौक 12 2, 3 7 21, नहीं जा रहा 3 का। ठीक है, 5 का तो जाना ही नहीं, पीछे 9 आया हुआ है। 7 का तो प्रिय विद्यार्थियों आप देखोगे तो 7 का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फिर 9 का जाना है 11 11 13, 17 का जा रहा है विद्यार्थी, इसका जा रहा है 17 का। ठीक है, 17 का आप देखो, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, कितनी बार गया, 4 बार, पीछे बचा 6, पीछे बचा 6, उतरेंगे 2, 62 में 17 का भाग दोगे तो 17 दूनी 34 37 51, ठीक है, 3 बार,
और 51 इसमें माइनस करोगे 1 11, और इसमें वापस 9 उतारोगे तो 119 में 17 का बाद जाएगा अपने विद्यार्थियों, कितनी बार जाएगा? 17 7 119, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 बार। ठीक है, अब यहाँ इसमें से आगे भी विद्यार्थियों और गुणनखंड करोगे तो और गुणनखंड करोगे तो क्या होगा? इसमें से और किसका भाग जा रहा है? पीछे 7 आया, 7 आया, इसका मतलब हुआ कि इसमें 19 का भाग जाएगा। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, पीछे बचे 5, तो 5 के पीछे 7 हो जाए 19 तिया 57, ठीक है, 19 तिया 57, यानी ये 23 बार गया। अब 23 के अलावा इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपका जो गुणनफल है प्रिय विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनफल, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो गुणनफल बचता है वो क्या है? 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है, बराबर में आपका आ जाएगा 74 29। ये आपका क्या है? आंसर है। यानी दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने को कहे तो पहले इसको इस प्रकार आप विभाजित करोगे, यानी छोटी से लेकर के आरोही क्रम की तरफ बढ़ोगे। आरोही क्रम का मतलब छोटी से लेकर के बड़ी तक का क्रमिक रूप से आप भाग दोगे। यदि पूरा पूरा जाता है तो इस प्रकार आपका गुणनखंड आएगा। ठीक है, और फिर आपका गुणनफल पूछा गया, ये गुणनफल आपका, यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो इन आई हुई संख्याओं को वापस गुणनफल के रूप में ऐसे व्यक्त करना है। ठीक है ना? हाँ, वैसे वास्तविक ये आना चाहिए, लेकिन आंसर आ रहा है ऊपर वाला आपकी बुक के हिसाब से, तो उसने यहाँ तक ही किया है। ठीक है, इसको अब आगे सोल्व करोगे तो यही आएगा जो पहले था। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ही बताना है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को पहले चैप्टर में से पहली प्रश्नावली में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो प्रिय विद्यार्थियों अगला क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। ये लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। वो दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 प्रिय विद्यार्थी, क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM। सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, और ज्ञात करने के बाद में तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल तथा इसकी जांच कीजिए। जांच क्या करनी है? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCM गुणा LCM है। ठीक है, ये जांच करनी है। अब ध्यान रखना है, प्रश्न आपको दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, यानी पूर्णांकों के युग्म या जोड़ा दे रखा होगा आपको, और युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM का गुणनफल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके संख्या दे रखी है विद्यार्थियों। संख्या क्या है? संख्या दे रखी है पहली 26 और 91, 26 व 91। ठीक है, ये दो संख्याएं देकर के कहा गया है इन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थी क्या करेंगे?
इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा क्या है। ठीक है, तो 26 का हम करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 का भाग जाएगा 13 बार। क्या जाएगा? 2 का भाग जाएगा 13 बार। फिर 13 में 13 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, ये आएगा 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दूसरा क्या है, दूसरा है 91। 91 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी की संख्या पहले 7 का जाएगा, 7 का भाग जाएगा प्रिय विद्यार्थी, हो जाएगा 13 बार। 13 7 91 होता है। अब 13 में से 13 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, इसका 13 एकम 13, तो अभाज्य गुणनखंड दोनों का हो जाएगा ये। अब ध्यान रखना, जो भी प्रिय विद्यार्थियों HCM होता है, HCM, ठीक है ना, HCM का मतलब महत्तक समावर्ती। जब भी महत्तक समाप्त होता है HCM कॉमन संख्या होती है। क्या होती है? कॉमन संख्या होती है। तो कॉमन दोनों में से क्या है? HCM कॉमन बराबर क्या है? तो HCM क्या है? इसमें से 2 है, इसमें 2 है नहीं, इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो इसका HCM आएगा प्रिय विद्यार्थी, वो आएगा क्या? 13। जो भी कॉमन संख्या होगी वो HCM होगा, और LCM का मतलब कॉमन के अलावा जितनी बचती है उसको हमें लिखना है। तो LCM आ जाएगा इसका कितना प्रिय विद्यार्थियों? 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? LCM, और ये LCM कितना आएगा वो लिखना है। 13 7 91, 91 दूना 91 दूना हो जाएगा 182। ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों? ये LCM हो गया। ठीक है, आपका प्रश्न पूछ रहा है कि पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों के HCM और LCM ज्ञात कीजिए। हमने HCM और LCM ज्ञात कर दिए। अब इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCM इंटू LCM होता है। इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है प्रिय विद्यार्थियों वह HCM और LCM होगा। अब कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे आपका HCM कितना है? 13, और LCM कितना है? 182। 13 इंटू 182 को करोगे तो इन दो संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए 26 गुना 91। ठीक है, तो 26, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26 इंटू 2 यानी 182 गुना इसके 13 भी लिख सकते हैं 13। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 91 दूने 182 होते हैं। इसको जब हम ऐसे ले जाएंगे तो पीछे 13 एक ही बचेगा, तो 13 इंटू 13 यानी इसका जो गुणनफल है प्रिय विद्यार्थियों बराबर आना चाहिए। तो दोनों को संख्या को जब 26 और 91 को गुणा करोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 26 और 91 को गुणा करोगे तो आंसर आएगा वही आएगा जो 13 इंटू 182 को। इसको करोगे 13 दूना 26, 2 13 8 104, 6 13 8 104, 2 106, मतलब 10, 13 एकम 13, 13 10 23। ठीक है, इसको जब गुना करोगे प्रिय विद्यार्थियों तो ये 23 66 ही आएगा। यानी कहने का मतलब है उत्तर की जांच करने पर पाया गया कि दोनों संख्याएं क्या है, इसका HCM और LCM का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है प्रिय विद्यार्थियों क्या है? सही है। HCM हमारा कितना है? 13, और LCM है वो 182 है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब ध्यान देना है, इसमें लिखना क्या प्रिय विद्यार्थी?
उत्तर की जांच करने पर, ठीक है, उत्तर की जांच करने पर 91 गुणा 26 गुणा 91 बराबर 2366 और HCM गुणा LCM बराबर में होगा 13 गुणा 182 और तो ये हो जाएगा 2326। अतः अतः दी गई संख्याओं का HCM और LCM का गुणनफल बराबर 2366 है। अतः दी गई संख्याएं क्या है, सही है, या प्राप्त अंतर है वो सही है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर प्रिय विद्यार्थी 2 है आपका, वो क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कहता है आपका, ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान है। आप डर रहे हो, जितना घबरा रहे हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे पहले क्या करना है, इनका HCM और LCM ज्ञात करना है। HCM और LCM कैसे करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन संख्या है दोनों तरफ, वो आपका HCM माना जाएगा और उसके अलावा जो बचती है उसका गुणा करके वो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्ती। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है 510 और 92, ठीक है ना, 510 और 92। इन दो संख्याओं का क्या करना है विद्यार्थियों, इन दो संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। क्यों, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड इसलिए करोगे क्योंकि सबसे पहले आपको चाहिए LCM और HCM का मान, ठीक है। तो HCM और LCM का मान है, इन दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड नहीं करोगे तब तक प्राप्त नहीं होगा। और उसके बाद में क्या करोगे, इसके उत्तर की जांच। और उत्तर की जांच कैसे करोगे, उत्तर की जांच में इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और आपका जो प्राप्त HCM और LCM है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है। इसका मतलब आपका जो आंसर है HCM और LCM आया है वह बिल्कुल सही है। क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 510 को लेते हैं, 510 अभाज्य गुणनखंड करने का वही तरीका साधारण क्या है, सबसे पहले छोटी से लेकर के बड़ी की ओर चलेंगे, अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो हम इसमें 510 में से भी विद्यार्थियों इसका जब भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग जा रहा है, 510 2 में डिवाइडेड होगा, 255 हो जाएगा। फिर इस 2 में से भाग देंगे तो 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि संख्या के अंत में 5 आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जा रहा है, 3 8 24 यानी 8 बार, पीछे बचा 1, 3 पंजा 15 यानी 85 बार गया, ठीक है। अब इसमें से हम पीछे 5 आया हुआ, 5 आया हुआ मतलब 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग इसमें वापिस जा रहा है, क्यों, क्योंकि पीछे 5 आया हुआ, ठीक है। तो अब हम आगे इसको डिवाइड करेंगे 5 के बारे से, 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, पीछे बचा 3, 5 7 35, कितनी बार जाएगा, 17 बार, ठीक है, 17 बार जाएगा। अब 17 को 17 के अलावा किसी संख्या से डिवाइडेड कर सकते हो, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यह भी अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 का भाग देंगे तो पीछे आएगा 1। अब
इस संख्या का जो आपका एचसीएम है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, वो दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वो एचसीएम, और दोनों संख्याओं में कॉमन के अलावा जितनी संख्या बची है उनका जो गुणनफल होगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है, इस 92 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 92 का अभाज्य जब गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, वही पद्धति, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया 92 में तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौका 8 और पीछे बचा 1, 2 छक्के 12, 46 हो जाएगा। और फिर हम इसको काटेंगे अपने विद्यार्थी 2 के पहाड़ से, तो ये 46 और कटेगा 2 के पहाड़ से 23 बार। फिर हम इसको 2 के पहाड़ से कटेंगे, 2 के पहाड़ से कटेगा नहीं, 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, 23 एकम 23। इस प्रकार ये अंत में आपका 1 आएगा, ठीक है। अब इससे आगे आप विभाजित करना चाहो तो भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अंत में इसका मान है वो 1 आ गया। अब 1 का आगे क्या विभाजन करोगे, नहीं हो सकता। अब ध्यान रखना, इसमें एचसीएम है प्रिय विद्यार्थी, मैंने कहा एचसीएम का मतलब होता है वह संख्या जो दोनों में क्या हो, इक्वल हो या कॉमन हो। तो इसमें से आप देख रहे हो ये 2, एक तो 2 आपका कॉमन है, एचसीएम में 1 तो 2 आ जाएगा। दूसरा आप देखोगे तो इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब हुआ आपका एचसीएम है प्रिय विद्यार्थियों, क्या आ जाएगा, 510 और 92 का एचसीएम केवल और केवल 2 आएगा, एचसीएम यानी 2। अब एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है पीछे बची संख्या वो सारी सारी उनका गुणनफल करोगे तो आपका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती या लसव आ जाएगा, ठीक है। अब पीछे क्या बचा है, पीछे 2 तो हमने कॉमन था इसमें से ले लिया, अब पीछे बचा है प्रिय विद्यार्थियों एक तो ये 2 और उसके अलावा एक ये 2 बचा है, क्योंकि इस यानी 510 वाले अभाज्य गुणनखंड में है लेकिन 92 वाले में नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू 2, फिर क्या बचा है 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 17 और 17 के बाद में 23। इन सभी का जो गुणनफल होगा वह आपका क्या होगा, एलसीएम होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो सभी का गुणनफल करोगे तो आपका आएगा 23460, 23460, ये आपका गुणनफल यानी एलसीएम है वो आपका 23460 है और एचसीएम है वो 2 है, ठीक है। अब उत्तर की जांच करने के लिए 510, उत्तर की जांच करने के लिए प्रिय विद्यार्थी क्या करोगे, उत्तर की जांच करने के लिए आप करोगे दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्या आपकी है 510 92 और एचसीएम और एलसीएम है, एचसीएम और एलसीएम है, इनका गुणनफल दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इनका गुणनफल है वह है 23460 और इनका है 510 को 92 से गुणा करोगे 0 का 0 और 92 एकम 92 2 9, ये भी आएगा आपके 23460, ठीक है। तो इस प्रकार यानी दी गई संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएम का मान है वह क्या है, बराबर है। अतः आप कह सकते हो कि दिए गए प्रश्न में एचसीएम और एलसीएम जो प्राप्त हुए हैं वह एकदम क्या है, सत्य है। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। और भी आपके भाई बहन हैं जो फैकल्टी के अभाव में कहीं न कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपने सपनों के साथ, तो इस वीडियो को देख करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।